Hello students, now I will proceed with the new chapter Indian Economy on the Eve of Independence। देखिए ये जो नाम है इस चैप्टर का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नाम ही अपने आप में सब कुछ कह रहा है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में कि इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जो इसमें हम डिस्कस करते हैं, जो कि आगे यूज़ होंगी। तो सबसे पहली जो बेसिक जो टर्म है दैट इज़ कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज अंडर विच वन कंट्री बीइंग द रूलर, यानी कि दो कंट्रीज़ के बीच ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक कंट्री क्या होती है, रूलर होती है, और दूसरी क्या होती है, कॉलोनी होती है। वन कंट्री बीइंग द रूलर एंड द अदर कंट्री बीइंग द कॉलोनी। और होता क्या है, जो रूलिंग कंट्री होती है दैट डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। जैसे अगर हम बात करें इंडिया की और ब्रिटेन की, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो आए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रिटेन है वो क्या था, दैट वाज रूलिंग कंट्री, और इंडिया को उन्होंने क्या बनाया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बनाया अपनी कॉलोनी। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो रूलिंग कंट्री है दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक पॉलिसी। जो रूलिंग कंट्री है, कॉलोनी के अंदर जो भी काम होगा, किस प्रोडक्ट पे टैक्स लगेगा, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है, रूलिंग कंट्री। ब्रिटिशर्स जो है हमारे यहाँ 1757 में आए थे और 1947 में गए थे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 सेंचुरीज तक जो है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर क्या किया, राज किया, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाए रखा। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल का मतलब होता है जिसमें एक कंट्री रूलर हो जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, रूल करे, और दूसरी कंट्री को क्या बना ले, अपनी कॉलोनी बना ले। क्लियर? नाउ द सेकंड टर्म इज स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी विच स्टक और वेरी स्लो एट इट्स पाथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वो इकोनॉमी जो बिल्कुल क्या हो गई हो, रुक गई हो। अब यहाँ पे स्टक होने का मतलब ये है कि जिसके अंदर जो डेवलपमेंट है, जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है, वो बिल्कुल नहीं हो रहा हो या ना के बराबर हो रहा हो, पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत कम हो, तो उस इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट इकोनॉमी बोलते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें हमें पूरे में पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। लेकिन उससे पहले हम छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि प्री कॉलोनियल रूल, ब्रिटिशर्स के आने से पहले प्री कॉलोनियल रूल या बिफोर कॉलोनियल रूल, जो इंडियन जो इकोनॉमी है उसके अंदर हर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। तो देखिए, एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है इंडिया में, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे। एम्प्लॉयमेंट का जो एकमात्र जरिया था वो एग्रीकल्चर था, और इंडस्ट्रियल और जो सर्विस सेक्टर है वो ना के बराबर एग्जिस्ट करता था इंडिया में। करता वो भी था, लेकिन जो मेन जो सोर्स है फॉर लिवलीहुड वो क्या था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होता था, ओनली दोज क्रॉप्स वर ग्रोन दैट आर यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी कि केवल उन फसलों को, या आप बोल सकते हो कि केवल फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता था। मेनली जो प्रोडक्शन है वो किसका होता था, फूड क्रॉप्स का। और जो खेती होती थी वो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कैसी होती थी, सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर टू सेल इन द मार्केट और टू अर्न सम इनकम। ऐसा नहीं होता था कि ये सोचा जाता था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि मार्केट में हम उसको बेच के क्या कर सके, कुछ इनकम अर्न कर सके और उसको अपने ऊपर खर्च कर सके, नहीं। उसके बाद है फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे पास जो मेन इंडस्ट्री थी दैट वाज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, और जो इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है दैट वाज वर्ल्ड वाइड फेमस, और जिसको कि ब्रिटिशर्स ने पूरे सिस्टमेटिक वे से क्या किया, डी इंडस्ट्रियलाइज किया, जो कि हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एन्जॉय एक्सटेंसिव ट्रेड इन एशिया एंड यूरोप। अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, अगर हम डायरेक्शन की बात करें या कंपोजिशन की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसको कि हम यूज़ करते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ के साथ इंडिया जो है वो इन्वॉल्व था। ठीक है, लगभग हर डायरेक्शन में इंडिया का क्या होता था, ट्रेड होता था।
इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। देखो, तो अब ऊपर इन बातों से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत समृद्ध थी, लोग बहुत खुशहाल थे, सेल्फ रिलायंट थी, लोग इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, यानी कि आपको भी पता होगा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं है कि केवल बहुत ज़्यादा पैसा था या इस वजह से कहा जाता था, नहीं। लोग जो है वो अपने आप में पूरी तरह से ये मानते थे कि उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है, इंडिपेंडेंट थे, वो सेल्फ रिलायंट थे, खुशहाल थे, उनके पास जो चीज़ें थी वो उसी में खुश थे। ठीक है, लेकिन ये सारी जो सिचुएशन है वो ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद क्या हो गई, बदल गई। अब हम डिटेल में एक एक करके हर एक सेक्टर को डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद हर सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए और वो जो सेक्टर है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, और एग्रीकल्चर सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है दैट इज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। क्या था, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मेनली जो प्रोडक्शन होता था, मैंने आपको पहले भी बताया, वो किसका होता था, फूड क्रॉप्स का होता था। किसका होता था, फूड क्रॉप्स। यहाँ पे जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट, प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट, जबकि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी हमें ये बताती है कि पर हेक्टेयर जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, पर हेक्टेयर जो हो रहा है, क्या हो रहा है, आउटपुट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें और प्रोडक्शन की बात करें तो दोनों का ही लेवल जो था वो क्या था, बहुत कम था। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी। क्यों, बिकॉज जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी रेनफॉल, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था। गुड रेनफॉल जो है वो इम्प्लाइड, दैट मीन्स गुड आउटपुट, एंड बैड रेनफॉल या पुअर रेनफॉल इम्प्लाइड पुअर आउटपुट। बारिश अच्छी हो गई तो फसल भी अच्छी हो जाएगी, बारिश अच्छी नहीं है तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। No efforts was ever made under the British rule to develop permanent means of irrigation. ब्रिटिशर्स ने परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के लिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए, इसके डेवलपमेंट के लिए कोई भी काम नहीं किया। जो सिंचाई के जो परमानेंट मीन्स होते हैं, जो साधन होते हैं, दोज वर कंप्लीटली एब्सेंट फ्रॉम द इंडियन एग्रीकल्चर। क्लियर। डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, फार्मिंग जो है वो मेनली कैसी होती थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी। पीपल जो है वो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे। तो फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है, यानी कि वो केवल उन्हीं फसलों का प्रोडक्शन करते थे जिनसे उनकी जो बेसिक नीड्स है वो क्या हो सके, पूरी हो सके। मार्केट में बेचने के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए किसी भी तरह की कोई जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं की जाती थी। उसके बाद है डिफरेंस, या इसको आप गल्फ भी बोल सकते हो, बिटवीन ओनर्स ऑफ सॉइल एंड टिलर्स ऑफ सॉइल। देखिए, अब जब हम ओनर्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो ओनर्स ऑफ सॉइल का मतलब होता है जमींदार। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो जमींदार्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया क्या, ओनर्स ऑफ सॉइल। और सेकंड टर्म है हमारे पास टिलर्स ऑफ सॉइल। टिलर्स ऑफ सॉइल का मतलब आप बोल सकते हो स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, या लेबरर्स जो जमीन पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और आप ये भी बोल सकते हो दोज हु एक्चुअली कल्टीवेट द लैंड, यानी कि जो एक्चुअल में उस जमीन पर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था, ये जो गल्फ था ओनर ऑफ सॉइल और टिलर्स ऑफ सॉइल के बीच, ये बहुत ज़्यादा था। ठीक है, क्यों, देखो एक क्या होता था, जो जमींदार है वो स्मॉल फार्मर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे। ये मेहनत करते थे, हार्ड वर्क करते थे, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी इनके पास इतना भी नहीं बचता था कि ये 2 टाइम अपने लिए खाने का गुजारा कर सके। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ऑनर्स ऑफ सॉइल और टिलर्स ऑफ सॉइल के बीच, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये जो गल्फ है ये क्या हो रहा था, दैट वाज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। आफ्टर दैट स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। देखो, जब हम यहाँ पे स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग की बात करते हैं तो मेनली हम बात कर रहे हैं लैंड होल्डिंग्स की। ठीक है, तो लैंड होल्डिंग्स जो है उसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही थी, दोनों फीचर्स थे। क्या, लैंड होल्डिंग जो है दैट वाज स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है कि पीस हेयर एंड देयर
मीन्स जो लैंड होल्डिंग है, ठीक है ना, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर, यानी कि जमीन का कोई टुकड़ा यहाँ पर है और जमीन का कोई दूसरा टुकड़ा किसी दूसरी जगह पर है, ठीक है। तो इससे ये होता था कि जो लैंड होल्डिंग है दैट वाज अनइकोनॉमिक, वो क्या थी, अनइकोनॉमिक थी। इन पे प्रोडक्शन करने का मतलब था लो आउटपुट एंड हाई कॉस्ट। प्रोडक्शन अगर आप इन पे करते हो तो आउटपुट आपका कम प्रोड्यूस होता था और पैसा आपका क्या लगता था, ज़्यादा लगता था। जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। अब ब्रिटिश राज में एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था, ठीक है। क्या था इसमें, देखो, जो सबसे पहले देखिए जो जमींदार है, जमींदार जो है, इनको क्या कर दिया गया, दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल, परमानेंट ओनर्स ऑफ द सॉइल। जो जमीन का जो मालिक है वो किनको बना दिया गया था, जमींदार को। अब जमींदार को एक फिक्स जो टैक्स था, फिक्स जो टैक्स था, फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स, ये पे करना पड़ता था किसको, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स। गवर्नमेंट यहाँ पे कौन है, ब्रिटिशर्स। जमींदार जो टैक्स पे कर रहे थे ब्रिटिशर्स को, वो क्या था, फिक्स था। लेकिन जमींदार इसके बदले जो टिलर्स ऑफ सॉइल से एक्सट्रैक्ट करते थे, जो टिलर्स ऑफ सॉइल से क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, दैट वाज नॉट फिक्स। दे वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल एज दे कुड। मतलब जमींदारों के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो जितना मर्जी चाहे टिलर्स ऑफ द सॉइल का एक्सप्लॉइटेशन कर सकते थे, जितना मर्जी चाहे उनसे एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इससे हो क्या रहा था, ब्रिटिशर्स को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स मिल रहा था, जमींदार एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे, क्यों, क्योंकि इनको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो टिलर्स ऑफ सॉइल का हो रहा था, और इसी रीज़न की वजह से जो जमींदार और टिलर ऑफ सॉइल के बीच का जो डिफरेंस है वो लगातार क्या होता गया, इंक्रीज होता गया, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था किसका, टिलर्स ऑफ सॉइल का, बाय दी जमींदार्स। जो जमींदार जो है, जो लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे टिलर्स ऑफ सॉइल से, वो क्या होता था, वो फ्रीक्वेंटली रेज हो जाता था, ठीक है। फ्रीक्वेंटली मतलब अपनी मर्जी से क्या कर देते थे, बढ़ा देते थे। उसके बाद है फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए पहले जो है फार्मर्स जो है वो मेन क्रॉप प्रोड्यूस करते थे, फूड क्रॉप्स। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि भाई यहाँ की जो ज़मीन है वो इतनी अच्छी है कि यहाँ हमें बहुत सस्ता रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, द फार्मर्स वर फोर्स्ड टू शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप। और कमर्शियल क्रॉप में मेनली जो क्रॉप थी दैट वाज इंडिगो। किसके लिए फोर्स किया गया उन्हें, इंडिगो। इंडिगो किसके काम आती है, इंडिगो मेनली यूज होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को ब्लीच करने में और उनको डाई करने में। और इंडिगो को ही क्यों फोर्स किया गया फार्मर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेन है उस कंट्री में उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए ब्रिटिशर्स को सस्ते दामों पे रॉ मटेरियल चाहिए था। तो क्या करते थे, द फार्मर्स वर आइदर ल्यूड और फोर्स्ड टू एक्सेप्ट एडवांस पेमेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। उनको एडवांस पेमेंट की जाती थी इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो जो पेमेंट होती थी वो ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से डिसाइड करते थे। सो इट एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। इसकी वजह से जो फार्मर्स के लिए है, जो मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। कैसे, देखो पहले क्या होता था कि फूड क्रॉप्स वो प्रोड्यूस करते थे तो उन्हें मार्केट में अपने खाने के लिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, अर्लियर दे वुड ग्रो ग्रेन फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन, नाउ दे नीडिड कैश टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट। अब उन लोगों को फूड क्रॉप्स को मार्केट से परचेज करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, कैश की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। बट दे हैव सेल्डम हैव इनफ कैश ओइंग टू देयर माउंटिंग इंडेटनेस। लेकिन जो ब्रिटिशर्स है वो उनको इतना कर्जे में डुबो देते थे कि इस इंडेटनेस की वजह से क्या होता था, उनके पास हार्डली कुछ बचता था अपने ऊपर खर्च करने के लिए, ठीक है। तो
तो ये जो सारे साइन है, जो भी हमने ये फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस किए हैं, इनके बेसिस पे हम केवल एक ही बात कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट वाज, क्या शो कर रहा है आपको, वो शो कर रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाज इन स्टेगनेंट कंडीशन एज वेल एज इन बैकवर्ड कंडीशन। ठीक है, उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर ना केवल बैकवर्ड था बल्कि स्टेगनेंट भी था। स्टेगनेंट क्या शो कर रहा है, बैकवर्डनेस आप बता सकते हो, लो प्रोडक्शन था, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे डिपेंड थे, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग थी। और जबकि स्टेगनेशन जो है, स्टेगनेंट इकोनॉमी कौन सी होती है, जिसमें जो डेवलपमेंट है वो स्टक हो गई हो, रुक गई हो, या पर कैपिटा इनकम जो है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई ग्रोथ ना हो रही हो। तो वो हम इन बेसिस पे कह सकते हैं जमींदारी सिस्टम और लैंड रेवेन्यू सिस्टम और फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्या देखा हमने, हमने ये देखा कि भाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, दैट वाज इन बैकवर्ड कंडीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।